जब भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आए ना बच्चा, तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। रीढ़ की हड्डी आपको पता होगा, रीढ़ की हड्डी क्यों होती है। रीढ़ की हड्डी आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा, इसको फोरविंग भी बोला जाता है, ठीक है। और कैसा होता है, कैसा होता है, डार्क होता है, ओपेक होता है, यानी आर पार उससे नहीं देख सकते, लेदरी होता है। किस लिए होगा। हेलो एवरीवन बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, सभी बच्चे बोल रहे थे ना कि नीट की सीरीज आनी चाहिए, तो प्रचंड सीरीज आ गई है बेटा, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों जूलॉजी बॉटनी के सारे पीवाईक्यूज, क्योंकि अब आपको पता है नवंबर भी ऑलमोस्ट एंड हो गया, अब दिसंबर चल रहा है, ठीक है। दिसंबर स्टार्ट हो गया है, काउंटडाउन चल रहा है ना, एग्जाम पास आ रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए ये जानना कि पहले के सालों में कैसे क्वेश्चंस आए थे जूलॉजी से और बॉटनी से, ठीक है। और उन्हीं सभी पीवाईक्यूज को बच्चों हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बेटा आपको भी कैसे प्रैक्टिस करना है ना, ये मतलब मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि जब आपसे आपके साथ कोई भी टीचर डिस्कशन कर रहा है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा वो आपकी है कि आप पहले उसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें और अपने आप को स्कोर करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, है ना। इट्स लाइक ऑफ KBD, है ना, कौन बनेगा डॉक्टर सीरीज वाली। जैसे KBC चलता है भाई, वहां तुम करोड़पति बनते हो, यहाँ KBD चलेगा, तुम डॉक्टर बनोगे, राइट। तो एक तरीके से आप ऐसे ही समझ लो KBD चल रही है, कौन बनेगा डॉक्टर चल रहा है ना, बने। और प्रचंड सीरीज के अंदर हम इसी तरीके से उसको करेंगे। पहले क्वेश्चन जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, राइट। उसके बाद मैम उसका एक्सप्लेनेशन देंगी, तो आपको भी पता लग जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो और कैसे कर पा रहे हो, राइट। और ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे आपके डाउट्स थे कि मैम हाई वेटेज क्वेश्चन कौन से, हाई वेटेज यूनिट कौन सी है, या हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, या फिर हाई वेटेज कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो जब आप ये पीवाईक्यूज करोगे ना बच्चों, तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट आपको समझ आ जाएगी ये चीज भी, ठीक है। और हम ऐसे ही क्या करेंगे, चैप्टर टू चैप्टर इसको करते हुए चलेंगे पीवाईक्यूज को। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, है ना। और रिविजन करते रहिए बच्चों, आपको पहले ही सिलेबस मिल चुका है, तो पहले से सारे चैप्टर्स को अपने आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, और फिर हमारे साथ बच्चों आप टेस्ट पेपर सॉल्व करिए और आपको पता लग जाएगा कि कैसा स्कोर कर रहे हैं। और सारे सॉल्यूशंस भी, अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जूलॉजी की बात करते हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझिए देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है एक प्रश्न, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप खुद से एक बार देखिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए, देन फिर मैम एक्सप्लेन करेंगी, राइट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप 2024 का भी पेपर देखोगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बेटा, जो पैटर्न रहा है 2024 का, उसमें मैचिंग, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऐसे बहुत आए हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। तो और पीवाईक्यूज में आपको देखने को भी मिलेगा, MCQs बहुत क्वेश्चंस आए, सॉरी मैचिंग वाले बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो ये है बेटा 2024 का, इसी साल का 2024 का, है ना, अभी जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। हम दो टाइप की पढ़ते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एनसीईआरटी कौन सा बोलती है, यूनिसेल्युलर हमारी गॉबलेट सेल आ जाती है ना, और मल्टी सेल्युलर आपकी सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है, राइट। अब हम फटाफट से मैच करते हैं। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंपाउंड एपिथेलियम, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, कंपाउंड एपिथेलियम, है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, अब प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब खाना आप चबाते हो बार बार, है ना, तो बार बार जो है खाना आपकी स्किन में लगता है, वॉल्स में लगता है, तो इसलिए कंपाउंड बक्कल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस है उस पर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अभी मैम ने बोला है बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम, कौन सा, पेनक्रियास। अच्छा, पेनक्रियास जो है ना बच्चा, ये हेटेरोक्राइन के अंदर आता है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है ना। तो
एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो हम ये नहीं बोलेंगे कि प्योरली हो गई, ये मिक्स ग्लैंड होती है, बट यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को मैच करना है, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, राइट। आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ एंडोक्राइन, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे रट्टा मार लेते हैं, है ना, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज पेनक्रिया, यानी मिक्स्ड ग्लैंड में इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनता है। जब भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आए ना बच्चा, तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है कि ए के सामने आ गया आपका थर्ड वाला, ठीक है, ओके, बी के सामने आ गया आपका फोर्थ, सी के सामने आ गया आपका 1 और डी के सामने आ गया आपका 2, है ना, डी के सामने आ गया 2। अब ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ बेटा, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे आपको ये लिखने में, लेकिन जब आप OMR भरोगे और यहाँ पे जब आप टिक करोगे तो गलती नहीं होगी, क्रॉस चेक कर लोगे। कई बार ना हम ऐसा करते हैं कि एक देख लिए तो यही इसका आंसर होगा, ये बच जाओगे इससे, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, है ना। अपना करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है। सभी बच्चों का सही है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं +4। तो देवियों सज्जनों, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक बस बैकग्राउंड म्यूजिक और हो जाए, है ना। चलिए एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अच्छा, आपको पता होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है ना। 2 टाइप के आते हैं, एक तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इस ये वाला फॉर्मेट। एक आता है मल्टी स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। 6-7 स्टेटमेंट आ जाएंगे, वो पूछेंगे, ठीक है, वो भी आएगा। तो चलिए देखो, एनसीईआरटी की लाइन्स है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लिगामेंट्स आर डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। गलत बात है, क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर नहीं होता, रेगुलर होता है ना, जिसमें फाइबर्स जो होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। ये गलत है, क्योंकि कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो बच्चा दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो ये होगा अपना करेक्ट आंसर, है ना। इसी के साथ आप अपने आप को स्कोर कीजिए +4, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले पड़ाव की ओर। तो ये है बच्चों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को क्या डाउट है ना कि टिश्यू जो है नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है। तो ये कंफ्यूजन है कि जो एनसीईआरटी में टिश्यू है, 2024 में टिश्यू है, जो नीट का सिलेबस जो डिसाइड कर हुआ है ना बेटा, नीट के सिलेबस में टिश्यू तो दे रखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर वो टिश्यू नहीं है। तो ये टिश्यू इंक्लूडेड तो है, लेकिन हमारे को पढ़ना पड़ता है ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप उसको भी ध्यान रखिए। न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच दे रखे, टिश्यू नहीं दे रखा, वो ओल्ड एनसीईआरटी में। तो आपको वो भी पढ़ना है बेटा, है ना। तो आप एक बार पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखो फिर से 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मास सेल, मस्त सेल है ये एकदम, ठीक है जी। मास सेल प्रेजेंट होती है आपकी एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स। इसमें क्या आएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, सिलिएटेड एपिथेलियम आपको 2 एग्जांपल जो मेन है वो याद रखना है, एक तो फेलोपियन ट्यूब, एक ब्रोंक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी म्यूकस है उसको यूनि डायरेक्शन में बाहर लेके जाना। म्यूकस खुद से तो चल नहीं पाता, है ना भाई। पता नहीं, नॉर्मल इंसानों का म्यूकस खुद से नहीं चल पाता, किसी का चल रहा हो तो अलग बात है। तो म्यूकस खुद से तो मूव नहीं कर सकता, तो उसको सीलिया यूनि डायरेक्शन में लेके जाती है, राइट। और जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें जो एग है, एग भी जो है खुद से मूव नहीं कर सकता, राइट। तो इमोटाइल है, तो उसको मूव कौन करवाता है, सीलिया मूव कराती है ना, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उसको जंक्शन तक लेके जाती है। चलिए, तो ये हो गया आपका ब्लड आएगा आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू आता है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने कार्टिलेज भी पढ़ा है, राइट। चलिए, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रॉन, इसका आ गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ए के सामने आ गया 2, बी के सामने आ गया आपका 1, सी के सामने आ गया बच्चा 4 एंड डी के सामने आ गया आपका 3rd। अब इसके अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं। ए के सामने 2 यहाँ नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। बी के सामने 1, सी के सामने 4, डी के सामने 3। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का सही है बेटा, वो सब अपने आप को +4 मार्क्स कर दे दीजिए। चलिए, ठीक है। तो चलिए देवी और सज्जनों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। चलिए एक बार खुद से सॉल्व कीजिए बच्चा, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है। बट अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो यहाँ भूल जाओगे चीजें, है ना। एक बार चलिए, given below are two statements, statement 1 and statement 2। statement 1 बोल रहा है गॉबलेट सेला यूनिसेल्युलर ग्लैंड। अब देखो ये अभी भी पहले भी आया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। गॉबलेट सेल क्या है ना, यूनिसेल्युलर ग्लैंड, आइसोलेटेड यूनिसेल्युलर ग्लैंड है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। म्यूकस सिक्रेट करती है ये। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ईयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है। कौन सी ग्लैंड होती है, बेसिकली ये सीरोमिनस ग्लैंड होती है। सीरोमिनस ग्लैंड कान के अंदर प्रेजेंट होती है ना। कान के अंदर उंगली डाल के जो आप लोग निकालते हो ना गंदगी, दैट इज ईयर वैक्स। सीरोमिनस ग्लैंड से निकला हुआ सीरोमिन है ना, सीरोमिनस ग्लैंड बोलते हैं उसको। कान के अंदर प्रेजेंट होती है तो वही सिक्रेट करती है ईयर वैक्स, राइट। तो ईयर वैक्स कैसे है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, वो ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन रिलीज करती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया जी। चलिए, इन द लाइट of above statement choose the correct answer of the option given below। statement 1 is true, statement 2 false है। नहीं जी, दोनों ही statement correct है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, जिनका सही है उनको मिलते हैं +4। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए बच्चा, खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, 2023 मणिपुर पेपर में भी आया था। अच्छा, अगर किसी को भी डाउट हुआ करे ना, तो पहले वो वाले मैचिंग कर लो। मैचिंग के अंदर अच्छी चीज क्या है, पहले वो वाले मैचिंग कर लो जो आता है ना। जो बचेगा वो उसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वायमस एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो यहाँ लिखा है एंडोथेलियम। स्क्वायमस एपिथेलियम के साथ मैच कर लो। सिलिएटेड एपिथेलियम अभी अभी पढ़ा है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड। कॉलमनार एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना। कॉलमनार एपिथेलियम का काम क्या होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का, है ना। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में वहां सबसे ज्यादा जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। जितना भी पिज्जा मोमोज तुम लोग खाते हो, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो आपके स्टमक इंटेस्टाइन ही कर रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुक्रिया किया करो अपनी कॉलमनार एपिथेलियम को, राइट जी। इसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया की जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पे म्यूकस को यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराने के लिए, अभी अभी हमने पढ़ा है, राइट। स्क्वायमस एपिथेलियम एंडोथेलियम में, क्योंकि स्क्वायमस बहुत पतली होती है, डिफ्यूजन कराना होता है, तो डिफ्यूजन कराने के लिए हमारे को स्क्वायमस एपिथेलियम जरूरत होती है। और एंडोथेलियम क्या है, ब्लड कैपिलरी की लेयर्स, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाती है। चलिए जी, ए के सामने वापस से सेम पैटर्न फॉलो करना है। ए के सामने आ गया आपका 2, हाँ जी। बी के सामने आ गया आपका 3rd, बी के सामने आ गया आपका 3rd, सी के सामने आ गया आपका 4th, ओके जी। डी के सामने आ गया आपका 1, है ना जी। इसको मैच कर लेते हैं जी। ए के सामने, ठीक है, ए के सामने 2, ओके। ए के सामने 2 यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, दो ऑप्शन है। बी के सामने 3 दोनों में है, सी के सामने 4 इसमें नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो बधाई हो बच्चों, इसी के साथ आपको मिलते हैं +4, है ना। यहाँ हम नोट नहीं दे पा रहे, हम आपको स्कोर दे रहे हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, और ये होते हैं सस्ते क्वेश्चन, है ना। बहुत सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन जो आराम से टिक करते ही आंसर।
और देखो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए जी, है ना, सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन है। Which of the following types of epithelium is present in bronchioles and fallopian tube? और देखो दोनों का ही रोल मैं अभी अभी तुम्हें बताई हूं कि ब्रोंक्योल्स के अंदर म्यूकस का मूवमेंट कराना है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग का मूवमेंट कराना है। क्या क्या जरूरत होगी बेटा? सिलिएटेड एपिथेलियम की। ये तो अब याद ही हो चुका है ना, सिंपल कॉलमनार भी नहीं, सिलिएटेड एपिथेलियम काफी बार हो गया है ना, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बधाई हो जी, आपको फिर से मिलते हैं +4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है। भारी भरकम इस सेंस में बोला जा रहा है कि 5 स्टेटमेंट है, पांचों आपको पता होने चाहिए, है ना। तो अच्छे से पढ़े बेटा इसको और अच्छे से सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ बेटा, कई बार क्या होता है ना गलती कि हम ना यही गड़बड़ कर देते हैं, हम यही गड़बड़ कर देते हैं, हालांकि हमें ये पता होता है पांचों स्टेटमेंट सही है या गलत है, बट हम करेक्ट मार्क करना होता है और कभी कभार हम गलती से इनकरेक्ट कर देते हैं। ऐसा बेसिकली इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में होता है ना, कि पूछा गया है इनकरेक्ट मार्क कर दिया करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ना इसको बार बार सर्कल कर लो, दिमाग में सेट हो जाए कि भाई अपने को करेक्ट पढ़ना है ना। चलिए, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है भाई, बोन्स की जरूरत होती है हमारे जो सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए जैसे आपका रिब केज बनाया हुआ है ना, और अंदर आपके सॉफ्ट से ऑर्गन लंग्स प्रेजेंट है, प्यारा सा आपका छोटा सा दिल रखा हुआ है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स की जरूरत होती है। ठीक है जी। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, बिल्कुल सही बात है, जो लिम्ब बोन्स है, अगर आपके हाइंड लिम्स की बात करूं, बोनी है ना, तो वेट बियर करती हैं, बिल्कुल सही बात है। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये बात गलत हो गई है ना, ये गलत बात बोल रहा है। ब्लड बल्कि बोन के अंदर आपको याद हो, बोन के अंदर आपको याद हो, और अगर टॉम एंड जेरी देखा हो बेटा, तो ये जो बोन्स होती है ना, इस तरीके की बोन दिखाई जाती है सब जगह, है ना, वो बोन लेके खा, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, है ना, बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो जो है ना, वहां पे प्रोडक्शन होता है, तो ये गलत हो गया। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज टू स्टोर फैट, बिल्कुल सही बात है, जितना भी हम फैट खा रहे हो कौन स्टोर कर रही है? हमारी एडिपोज टिश्यू। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, टेंडन किसको जोड़ती है बेटा? टेंडन जोड़ती है, देखो ये भी गड़बड़ जो होता है ना वो लिगामेंट और टेंडन में होता है, कि लिगामेंट क्या जोड़ रही है और टेंडन क्या जोड़ रही है, तो कोई भी एक याद कर लो, राइट। तो आप याद कर लो BLB, है ना, बोन टू बोन कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट जोड़ रहा है। अब इसका उल्टा कर लो, बोन टू मसल्स कौन जोड़ रहा है? टेंडन जोड़ रहा है ना, तो ये गड़बड़ नहीं होगी बच्चे, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। तो ये कैसा हो गया? टेंडन अटैच वन बोन टू अदर, नहीं, वो तो लिगामेंट जोड़ती है, BLB, बोन टू बोन लिगामेंट, है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब अपने से क्या पूछा था बेटा? करेक्ट पूछा था, है ना, सही, हम सही आंसर देंगे, A, B एंड D। ABE नहीं होगा, BCE नहीं होगा, ABD, वाह वाह वाह, ABD, हाँ जी, है ना, ACD भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, इसी के साथ आपको मिलते हैं अगेन +4। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देवियों और सज्जनों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों पहले खुद से सॉल्व करें, और यही होते हैं सस्ते टिकाऊ क्वेश्चंस, राइट, बहुत सस्ते क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देगा, तो आराम से पढ़ के इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट, ऐसे ही वर्ड में घुमा दिया जाएगा। देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही सरल क्वेश्चन आता है। हालांकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा ना, मल्टी स्टेटमेंट जिसे भारी क्वेश्चंस बोला जाता है, वो भी कितना सिंपल था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, राइट। चलिए डंडना डंडन, चलिए, Which of the following is present between adjacent bone of vertebral column? क्या है vertebral column? रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी आपको पता होगा, रीढ़ की हड्डी क्यों होती है? रीढ़ की हड्डी आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड,
है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, वो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। तो जी अब अगर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बोन की बनी हुई होगी, बिल्कुल सीधी, तो बिल्कुल अकड़े रहोगे तुम लोग, ऐसे ही खड़े रहोगे, बेंड ही नहीं हो पाओगे, है ना। अब आपको डांस वांस भी करना है, बेंड भी होना है, फ्लेक्सेस, है ना, होने चाहिए। तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है आपकी कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। अब बच्चे गड़बड़ कहाँ करेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क में। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, है ना, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है वर्टिब्रास के अंदर, ठीक है जी। तो ये क्या है बेसिकली, इट्स अ कार्टिलेज, इट्स अ कार्टिलेज, है ना। तभी तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, अगर पूरा ही बोनी पार्ट होगा तो उसको आप मूव नहीं कर सकते, तो कार्टिलेज चाहिए होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ईमानदारी से नंबर देना, ईमानदारी से अपने आप को स्कोर करना, ठीक है। भगवान देख रहा है बेटा, ईमानदारी से करना, देखना कि कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर एज इट इज पेपर तुम्हारा सपोज आ जाए एग्जाम में, तो तुम कितना स्कोर कर पाओगे, है ना। तो टेस्ट से सबसे अच्छी चीज यही है टेस्ट की, कि आप खुद को रेट कर पाते हो और किसी को पता भी नहीं चल रहा, है ना। मत बताओ किसी को कितने नंबर आए, पर खुद का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। जो गलती करी खुद से उसको सीखो और उसको करेक्ट करो, ठीक है जी। तो बहुत बहुत बधाई हो, इसी के साथ आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बहुत सरल, है ना, सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन है ये। Which of the following is not a connective tissue? चलिए जी, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? देखिए जी, न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया नाम से पता चल रहा है नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स, तो ये हो गई नर्वस सिस्टम का पार्ट। ब्लड, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो वो उस चीज को आप यहां कनेक्ट मत करना, इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी है, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारे क्या हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए। लेकिन न्यूरोग्लिया, है ना, आपका न्यूरल टिश्यू का पार्ट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगनी, बस पढ़ा टिक, इन्हें बोलते हैं सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन। अभी आपका टाइम बचा रहे ताकि आप यूटिलाइज कर सको जो बड़े लेंदी क्वेश्चंस है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, है ना। बट हालांकि अब तो बायो में भी ना लेंदी क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होता है, तो वहां एनर्जी लगाओ। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको कंपनसेट करने के लिए ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि ये लो छुटके छुटके से सवाल, ताकि आप हैवी जो वैसे क्वेश्चंस है ना लॉन्ग वाले, उनको स्कोर कर सको। तो बेटा इसके साथ मिलते हैं आपको अगेन +4। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, है ना। देखो, और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रहा है, कई कई जगह सीधा पूछ रहे हैं, कई कई जगह ये देखो गॉबलेट सेल, ब्रोंकियोल, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है। देखो 2022 में भी आया हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, ब्रोंकियोल्स को मैच करें। अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, जिसको याद था बेटा, है ना, याद तो हो गई वैसे तुम लोगों को, बट और बूस्ट हो जा रही है चीजें। गॉबलेट सेल, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर टिश्यू, है ना। टेंडन्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अभी पड़ा है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर कर रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है जी। अपने ही पैटर्न को फॉलो करेंगे बच्चा। ए के सामने क्या आ गया आपका, 4th, बी के सामने आ गया आपका 3rd, डी, सी के सामने आ गया आपका 1, और जी डी के सामने आ गया आपका 2, ठीक है। कर ले मैच, ए के सामने 4, लो जी एलिमिनेशन मेथड, ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 1, डी के सामने 2। बधाई हो बेटा, इसी के साथ आपको मिलते हैं +4। आप डॉक्टर बनने के काफी करीब है बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा, है ना, हम सब की स्क्रीन पर। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको अगर अच्छे से याद है तो यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, वो नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल है।
Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cell via rapid transfer of ions and molecules. यहाँ पे 2 जंक्शन पूछे गए हैं, ठीक है जी। पहला जंक्शन जो है वो हेल्प कर रहा है टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, लीकेज को रोकने वाला। हम 3 जंक्शन पढ़ते हैं, है ना जी। कौन कौन से जंक्शन पढ़ते हैं? देखो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से जंक्शन पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम टाइट जंक्शन, एक पढ़ते हैं हम एदरिंग जंक्शन, है ना, एक हम पढ़ते हैं गैप जंक्शन, एक हम पढ़ते हैं जी गैप जंक्शन। लीकेज के लिए टाइट जंक्शन, है ना, एदरिंग सीमेंटिंग के लिए एदरिंग जंक्शन, और 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम किसका है? गैप जंक्शन का, ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है जी बेटा। तो अब देख लो, पहला वाला क्या पूछा है? टू स्टॉप द लीकेज। लीकेज के लिए यहाँ क्या आ गया? पहला वाला हो गया टाइट जंक्शन, है ना जी। दूसरा क्या बोल रहा है? फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा जी? गैप जंक्शन, ठीक है। अब ये याद रखना, पहले वाला टाइट जंक्शन, दूसरे वाला गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया आपका करेक्ट। एदरिंग पहला नहीं है, दूसरा भी एदरिंग नहीं है, गैप जंक्शन भी नहीं है। तो आपको मिलते हैं बेटा, अगर सही है तो +4 और गलत है तो -1, ठीक है जी। ईमानदारी के साथ अपने आप को स्कोर करें बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी है सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन, आ चुका है ये, है ना। वैसे तो आपको आपके स्कोर्स मिल ही गए होंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, है ना, ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो एपिकल सरफेस है उसमें जब मॉडिफिकेशन होती है और कुछ टूथ ब्रश जैसा स्ट्रक्चर है ना, यह है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, हालांकि विलाई, फिर विलाई के ऊपर और छोटी 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 माइक्रो विलाई। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगता है ना जैसे टूथ ब्रश है। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? जहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होना होगा, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ निफ्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो पीसीटी, है ना। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है निफ्रॉन के अंदर। याद कर लो स्ट्रक्चर, ये था निफ्रॉन का स्ट्रक्चर, है ना। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, है ना। कलेक्टिंग डक्ट एक निफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, है ना। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ऐसा वाला डायग्राम। चलिए, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं बेटा आपको +4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का वापस से बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, है ना, कितनी बार आ गया। अपने आप सॉल्व करेंगे बेटा, सभी बच्चे एक बार खुद से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या है, कितने बच्चों का आया है ये करेक्ट आंसर। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, किसमें से मॉडिफाइड हुई हैं? चलिए देखते हैं गॉबलेट सेल किसमें से मॉडिफाइड हुई हैं। गॉबलेट सेल, आपको पता है ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन, है ना। अब यानी कि कहीं ना कहीं सिक्रीशन का काम है इसका, है ना। और जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। तो कॉलमनार एपिथेलियम से जो है ये मॉडिफाइड हुई है। कॉन्ड्रोसाइट्स तो कार्टिलेज की बात हो रही है, कंपाउंड तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, स्क्वामस तो डिफ्यूजन के लिए होता है, ठीक है। ऐसी शॉर्ट में लिख देती हूँ, कार्टिलेज, है ना जी, कंपाउंड तो आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। स्क्वामस आपका डिफ्यूजन के लिए होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कॉलमनार एपिथेलियम, है ना। ये कैसे है? सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन, वापस से +4, ठीक है। देखो स्कोर तो सभी का आ गया, बट फिर भी अपने आप से खुद से सॉल्व करते रहो।
Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in लो भाई 2019 में भी कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है ना। सिलिएटेड एपिथेलियम की जरूरत क्यों होती है पार्टिकल को या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ये सेल मेनली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये सेल क्या बाइल डक्ट में प्रेजेंट होती है? नहीं, ब्रोंकियोल्स में होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, लेकिन पेनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होती, यूस्टेचियन ट्यूब और सैलिवरी डक्ट में नहीं होती, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में होती है। करेक्ट आंसर होगा अगेन +4 बच्चों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको मिलते हैं +4 अगेन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना, कोई बहुत टफ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, है ना। जब आप सारे चैप्टर्स कर लोगे, बल्क में सारे चैप्टर्स इकट्ठे होके आएंगे, तब वहां पे ज्यादा जो है कंफ्यूजन होती है कि भाई एक इस चैप्टर का है, एक इस चैप्टर का, एक इस चैप्टर का है ना। जैसे जंबल टेबल याद करने में वो दिक्कत होती थी, है ना। सिंपल सिंपल टेबल तो रट लेते थे, जंबल टेबल पूछ लिया तो गड़बड़ हो गई। ऐसे जब क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएंगे ना तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलिए बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 2015 री में आया था, अटेम्प्ट कीजिए बेटा, बहुत ही सस्ता सरल क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, क्या फंक्शन है गैप जंक्शन का? अभी मैंने आपको बताया था जंक्शन 3 टाइप के पढ़े थे, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम क्या है? कम्युनिकेशन कराने का, दो सेल के अंदर कम्युनिकेशन कराने का, साइटोप्लाज्म को, है ना, इस तरीके से साइटोप्लाज्म का इधर लेन आदान प्रदान करना, राइट। तो कम्युनिकेशन का काम है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जोड़ने का काम है। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, लीकिंग के लिए तो बेटा क्या था? टाइट जंक्शन। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग, सीमेंटिंग के लिए क्या था? एदरिंग जंक्शन। वाह, कितना इजी है, कितना इजी है बेटा, है ना। कितने प्यार से आपको +4 मिले ही जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब आप देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं है बेटा, आराम से पढ़ाई करते रहो, बस आराम से पढ़ाई करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्ट मैच पेयर आपको बताने हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू, नो नो नो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं नहीं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, या आपको वैसी चीजें याद है, बार बार करते रहो, रिवाइज करते रहो। ये भी पता होना चाहिए गलत गलत क्यों है ना, तभी सही जस्टिफाई हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर है ना, मेरी भी स्क्रीन पर है। चलिए, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनर, देखो कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, स्क्वामस एपिथेलियम नहीं, सिलिएटेड एपिथेलियम। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सिलिएटेड नहीं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल। अब देखो अभी कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, अब आप आइडिया लगा सकते हो। बक्कल कैविटी में मैंने अभी फिक्शन वाली बात बताई थी, क्या आएगा बच्चा यहाँ? कंपाउंड, है ना, क्या आएगा? कंपाउंड। ये भी गलत है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट, है ना, इसको करेक्ट को मार्क कर लो। कौन सा है करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, +4 मिलते हैं। बहुत 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 बधाई हो बेटा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व कीजिए बेटा। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज A, B एंड C। आइडेंटिफाई द करेक्ट। जब भी आए ना करेक्ट इनकरेक्ट एकदम से मार्क कर लो, करेक्ट, है ना। करेक्ट मैचिंग पेयर along with their location in the human body। आई होप आपको विजिबल होगा ये, है ना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे इसका एक्सरे कर दिया है मसल्स का, ठीक है। चलिए,
ABC एनसीईआरटी का डायग्राम है और 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल। देख लो 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से। चलिए, नेम ऑफ द मसल एंड लोकेशन। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक को अलग से लिख लेंगे। ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी स्केलेटल मसल, है ना जी। स्केलेटल मसल कैसी होती है? हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, वॉलेंट्री है, आज्ञा मानने वाली है ना, वॉलेंट्री मसल्स है। ये जो है बहुत ही शैतान है, हमारी नहीं सुनती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है और स्मूथ मसल्स है ना। वो लोग होते हैं ना जो मक्खन लगा के अपना काम करवा लेते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स है, अपनी चलाती है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये कैसी है? ब्रांच हमारी कार्डियक मसल्स है ना। और दिल तो वैसे ही नहीं सुनता, कार्डियक मसल्स हैं, कैसी हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। अब लोकेशन भी पता होनी चाहिए। स्केलेटल मसल्स आपकी लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, है ना जी। फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, हाथ की लिम्स, मतलब बोन्स पैरों की। नाउ स्मूथ मसल्स आपके ऑर्गन्स में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉर्मल लिख देती हूँ, इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, है ना जी। स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, कार्डियक मसल आपकी हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेते हैं। ए स्केलेटल बाइसेप, है ना। वॉलेंट्री इंटेस्टाइन, सॉरी बी वाला है इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन, सी वाला स्मूथ नहीं है, सी वाला कार्डियक है, तो ये गलत हो गया। ए वाला इनवॉलेंट्री नहीं है, बट ए वाला तो हमारे कहना मानता है, तो गलत बात है ये। सी में ए स्मूथ मसल नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए स्केलेटल मसल है ना, ट्राइसेप में प्रेजेंट होती है, बाइसेप ट्राइसेप, है ना, जिम वाले लोग दिखाते हैं बहुत। और बी स्मूथ मसल है, बिल्कुल सही बात है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। सी कार्डियक हार्ट में प्रेजेंट होती है। बधाई हो बेटा, इसी के साथ आपको मिलते हैं +4, जिनका सही है, और जिनका गलत है -1। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा हम सबकी स्क्रीन पर, चलिए। चूज द करेक्ट है ना, इसको बच्चा हर बार अंडरलाइन करना है, चाहे वो करेक्ट पूछे या वो इनकरेक्ट पूछे, आपको हर बार ईमानदारी से इसको मार्क करना है। ये हैबिट डाल लो आप, जितनी बार टेस्ट आ रहे हैं ना आपके, हर बार ये हैबिट डाल लो कि इसको ना ऐसे डबल डबल गोला कर लो, बस ये गलत ना हो जाए, है ना। आपने बेचारा इतनी मेहनत करी, है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट को सेग्रीगेट किया और मार्क कराए दूसरा, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत, है ना। बड़ा दिल दुखता है फिर ऐसी कंडीशन पे। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। गलत बात। ये जो स्मूथ मसल है ना, ये जो जिद्दी मसल्स हैं ये, है ना, इनके पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, तो बात हो गई गलत। स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। चलिए, इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल्स, ये भी गलत हो गया ना, अलाउ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। अब जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब सिग्नल ऐसे नोड से जनरेट हो रहा है, पूरे बॉडी उसमें हार्ट में फैले, मतलब सिग्नल को एक साथ फैला के यूनिट को एज अ यूनिट, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कराना, है ना। तो वो जरूर ऐसे नहीं है कि सिग्नल यहाँ आ गया, छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कराना, ये बात बिल्कुल सही है, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से होता है। The walls of blood vessels are made up of columnar epithelium। तो कलमनार नहीं बेटा, अभी मैंने आपको बताया था एंडोथेलियम किसकी बनी है, स्क्वामस एपिथेलियम की। क्यों? क्योंकि यहां से आपको डिफ्यूजन कराना है, हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल है वो निकल के बाहर को जाती है ना, डायपेडेसिस जिसे बोलते हैं। तो कैसे हो पाता है ना, छोटी छोटी सेल्स होल्स में से निकल जाती है, और बहुत सारे आयंस का भी डिफ्यूजन होता है, गैसियस डिफ्यूजन होता है, आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी पार्ट में, है ना, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है बेटा। तो कैसे हो पा रहा है वो डिफ्यूजन? स्क्वामस एपिथेलियम की वजह से, ठीक है जी। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपको 2024 में पेपर देते तो +4 मिलता। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following statement
देखो रॉन्गली रिप्रेजेंट, रॉन्गली है ना, बातों में घुमाना चाह रहे हैं ये, 2021 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, है ना, वही जिद्दी मसल, जब भी स्मूथ मसल आए ना, जिद्दी मसल है ना, बटरिंग कर रही है वो। स्मूथ मसल्स ऐसी दिखती हैं, टेपर्ड एंड दोनों साइड से, है ना, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी हैं? जिद्दी हैं, इनवॉलेंट्री हैं, दे आर इनवॉलेंट्री, सही बात है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ना ना ना, किससे? हार्ट से, कार्डियक, कार्डियक मसल में, है ना जी, गलत बात हो गई। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हाँ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, ये बात भी सच है, इनके अंदर नो स्ट्रिएशंस होती हैं। तो हमसे क्या पूछा है? देखो रॉन्गली, है ना, रॉन्गली पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाले बच्चों को मिलते हैं +4, ठीक है जी। अपने आप को स्कोर करते हुए चले, बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड, है ना, जो गलत है, जो गलत है उसको मैच करना है। न्यूरॉन, नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एरियोलर टिश्यू, ऑस्टियोसाइट, बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट, स्मूथ मसल सेल। पता चल गया होगा बच्चों को, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रो, जहां भी वर्ड आ रहा है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो वर्ड आ रहा है यानी कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। और ऑस्टियो वर्ड आ रहा है, ऑस्टियो वर्ड आ रहा है यानी बोन, है ना। कार्डियो मतलब कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब बोन, कार्डियो हार्ट, कार्डियक हार्ट, है ना, कार्डियक। देखो कितना रेलेवेंस है ये, मतलब कितना रिलेटेड है, कितना रेलेवेंट है, आप वर्ड से आइडिया लगा सकते हो, है ना। जैसे कार्डियक होगा तो हार्ट, कॉन्ड्रो होगा तो कार्टिलेज, ऑस्टियो होगा तो बोन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि स्मूथ मसल सेल लिखा है, कॉन्ड्रोसाइट्स तो कार्टिलेज की सेल्स हो गई, स्मूथ मसल सेल्स नहीं हुई, है ना। तो ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ आपको मिलते हैं अगेन +4। चलिए बेटा बढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स आर, अब देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, 2016 में भी आया है बेटा, 2016 में भी आया है, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर, आधी चीजें तो आपको ऐसे ही, है ना, बार बार पढ़ते रहोगे उतना स्ट्रांग होती रहेंगी चीजें आपके दिमाग में। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री होती है, सिलेंड्रिकल नहीं होती, वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है, फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म यही इस शेप को बोलते हैं, है ना, टेपर्ड एंड बोल सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप बोल सकते हैं, और नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएशन नहीं होता, है ना। लाइट बैंड डार्क बैंड जो हम पढ़ते हैं ना, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, इन ये क्या है? स्ट्रिएशन, इस तरीके से, है ना। आपने एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखा होगा, उसमें ऐसे प्रेजेंट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वॉलेंटरी नहीं होती, जिद्दी होती है, इनवॉलेंटरी होती है, अपने मन की चलाती है, राइट, ये किसी की नहीं सुनती। तो बेटा ये कैसी होगी? इनवॉलेंटरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। +4, जितने बच्चों का सही है +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। अगला प्रश्न आपकी और हमारी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच, करेक्टली, है ना, करेक्टली। अब जब भी आएगा करेक्टली या इनकरेक्टली या रॉन्गली, जो भी आएगा, है ना, जो पूछा गया उसको हाईलाइट कर लेंगे। करेक्ट पूछा है बेटा, टिश्यू और लोकेशन। स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलती हैं, एरियोलर टेंडन में नहीं मिलता, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में नहीं मिलता, टिप ऑफ नोज में हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं मिलता, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का तो बार बार आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है ना। कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा अगर आप ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं खुद से सही कर पा रहे हो, ठीक है जी। अब एक बहुत ही सरल सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन, थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, थोड़ा सा समझना इसको, है ना, इसको थोड़ा सा समझना बेटा कि क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम?
Which of the following is not a function of skeletal system? Storage of mineral. अब देखो skeletal system, limb bones है ना, ऐसे याद रख लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। स्टोरेज ऑफ मिनरल बिल्कुल सही बात है जी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट है ना, स्टोरेज होता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोरेज होता है। प्रोडक्शन ऑफ ही बॉडी हीट, इसे रुकते हैं अभी। लोकोमोशन, मूवमेंट कराना, बिल्कुल सही बात है, होता है। प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, अभी बता चुके हैं बेटा, बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है ना, रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है इराइथ्रोसाइट्स का। इराइथ्रोसाइट्स क्या होती हैं आपकी? आरबीसी होती है। इराइथ्रोसाइट्स क्या होती है बेटा? आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल, इनका फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट नहीं होता, वो मसल्स का काम होता है ना, मसल्स की हेल्प की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बात जो है गलत हो गई बेटा, ये बात जो हो गई गलत हो गई। तो आपसे क्या पूछा था? नॉट, यानी गलत वाला, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसलिए आपको वापस से मिलते हैं बेटा +4। चलिए अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ध्यान से पढ़ के समझ के फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका कॉकरोच का। अब आपसे पूछा गया है कि इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ jointed filamentous structure are called anal cerci are present on, है ना। अब कंफ्यूजन जो है ना वो एनल सर्काई और एनल स्टाइल में होता है ना जी। अब जो हमारा है ये रहा छोटू सा कॉकरोच, ये इसका थॉरेक्स वाला पार्ट जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये उसका एब्डोमेन है ना, ये भी सेगमेंटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो ये रहा प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स है ना जी, ये हमारा कॉकरोच है। और अब बात हो रही है बेटा दोनों ही सेक्सेस में, मतलब मेल और फीमेल में, दोनों में पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एनल सर्काई। ये बात तो क्लियर होगी कि एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? सेगमेंट मतलब इनकी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड है, तो ये प्रेजेंट होते हैं 10th सेगमेंट पे, इस तरीके से, है ना। और ये कैसे होते हैं बेटा? ये सेगमेंटेड होते हैं ये भी, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये सेंसरी होता है, मतलब आसपास के ना मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाता है, इन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना, तो ये सेंसरी होते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। बट आपको ध्यान रखना है एनल स्टाइल जो है, एनल स्टाइल जो है जिसको हम कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं, ये सिर्फ ओनली मेल में प्रेजेंट होता है ना जी, ये सिर्फ ओनली मेल में होता है। लेकिन एनल सर्काई जो है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के अंदर होता है, बोथ मेल एंड फीमेल में, ठीक है। मैंने ऐसे मेल और फीमेल लिख दिया। तो आपसे क्या पूछा? प्रेजेंट ऑन 8 और 9 सेगमेंट नहीं, 11 सेगमेंट नहीं, 5th सेगमेंट नहीं, 10th सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यदि सही हो तो अपने आप को बेटा जरूर स्कोर करें +4, है ना। ये जो मैं स्कोर करा रही हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए जो डायरेक्टली देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली भी देख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आप साथ साथ कर सकते हो। Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? अभी ये क्वेश्चन आया था, है ना, अभी मैंने आपको ये समझाया, देखो वापस से क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आया 2023 के अंदर, ठीक है, 2023 के अंदर आया। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करिए बच्चा, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। देखो इन्होंने बोले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी वो ये बता पाए ऐसा कौन सा फीचर है जिससे ये पता चल सके कि ये मेल है या ये फीमेल है ना, दोनों सेक्सेस को अलग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से बता पाए कि ये मेल है और ये फीमेल है ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई दोनों में होती है। डार्क ब्राउन बॉडी कलर और एनल सर्काई दोनों में होती हैं।
प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल ओनली इन मेल, ओनली इन मेल। बाहर से दिखता है, हालांकि बाहर से दिखता है ऑब्वियसली, तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से बता पाते हैं ना। तो ये एनल स्टाइल जो है बेटा, है ना, ये बता पा रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये तो दोनों में है, ये भी दोनों में है, स्क्लेराइड्स भी दोनों में है ना, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में। अगर एनल स्टाइल है तो आप देख के बता दोगे कि ये वाला कॉकरोच मेल है, ये वाला कॉकरोच फीमेल है ना। चलिए, अगर ये आपका सही है तो आपको वापस से मिलते हैं +4। कॉकरोच और कॉकरोचनी दोनों को अलग अलग करने वाला। चलिए है ना, अब इसको ये भी सॉल्व करना आपको। पहले एक बार खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता लगे बेटा कि आप कितना जानते हैं, है ना। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय phallic gland, यूरिकोज ग्लैंड, निफ्रोसाइट, फैट बॉडी, कोलेट्रल ग्लैंड। सारी ही ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए और किसका क्या काम है ये भी पता होना चाहिए, और कौन सा हेल्प करता है एक्सक्रीशन में ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या ये डन है? फैलिक ग्लैंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, निफ्रोसाइट एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, फैट बॉडी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, कोलेट्रल ग्लैंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है ना। कितना सरल था। आपसे क्या पूछा है? एक्सक्रीशन। ई वाले अलग कर दो, ई वाला हो गया आपका बी, सी और डी। ठीक है, बी एंड डी ओनली नहीं होगा, ए बी ई भी नहीं होगा बच्चा, ए एंड ई नहीं होगा, बी सी एंड डी, है ना। और बाकी दो जो है वो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, देख लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एकदम सस्ता क्वेश्चन, एकदम सस्ता। कॉकरोच कैसा है? कॉकरोच कैसा है? 2023 के मणिपुर में, मैंने क्या बोला, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कॉकरोच कैसा है? एमोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक दोनों है। तो कॉकरोच जो है बेटा, इसका जो वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिक एसिड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? यूरिकोटेलिक। एमोनोटेलिक नहीं होगा, यूरिकोटेलिक ओनली, यूरियोटेलिक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? कॉकरोच के अंदर 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। अब देखो, मैं वापस से एक बार आपको कॉकरोच वाला बता देती हूँ। ये रहा हमारा कॉकरोच, है ना, ये रहा। इसके 3 पार्ट है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, है ना। और ये बनाया हमने इसका एब्डोमेन, ये रहा बेटा, है ना, ये रहा इसका एब्डोमेन। सेगमेंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? विंग्स के बारे में। अब देखो, जो प्रोथोरेक्स है वहां से कोई विंग अराइज नहीं होता, जो मीजोथोरेक्स है यहां से एक विंग अराइज होता है। ठीक है, ये विंग जो होता है बहुत बड़ा लेदरी होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेगमिना। किससे अराइज हो रहा है? मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेसिक विंग भी बोलते हैं, मीजोथोरेसिक। और इसको 4 विंग भी बोला जाता है। ठीक है, और कैसा होता है? कैसा होता है? डार्क होता है, ओपेक होता है, यानी आर पार उससे नहीं देख सकते, लेदरी होता है।
किस लिए होगा? कोई भी चीज हैवी मोटी क्यों होगी? प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना, इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो दूसरा विंग होता है ना, वो उसका दूसरा विंग नीचे वाले मेटाथोरेक्स से अराइज होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? बहुत ही हल्का होता है, मेम्ब्रेनस सा होता है ना। हल्का है तो किसकी वजह से? फ्लाइट के लिए, ताकि ये उड़ सके। आपने देखा ना कॉकरोच कई बार उड़ते भी है, इसकी वजह से। तो ये कैसा हो गया? हाइंड विंग, हाइंड विंग, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेटाथोरेसिक विंग, मेटाथोरेसिक विंग भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक बार आंसर क्वेश्चन देख लो। इन कॉकरोच, सॉरी, द फोर विंग आर ट्रांसपेरेंट, नहीं होते, हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है। इन कॉकरोच हाइंड विंग्स आर ओपेक, नहीं जी, जो फोर विंग है वो ओपेक होते हैं। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट नहीं है ना, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और 2 करेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी। बधाई हो अगर आपने +4 आपने आंसर डी किया है तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, घुमा दिया बस, ऊपर नीचे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका क्वेश्चन आया है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग द ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। क्रॉप, क्रॉप का क्या काम है? क्रॉप का काम है खाने को स्टोर करने का, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस, जिसे हम गिजार्ड भी बोलते हैं, है ना, ग्राइंडिंग का काम है इसका, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। इसके अंदर काइटिनियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जिससे ये खाना ग्राइंड कर पाते हैं। हिपैटिक सीके, हिपैटिक है ना, लिवर के लिए जैसे होता है, हिपैटिक सीके, ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है जी, हाँ जी। माल्फीजियन ट्यूब्यूल, कॉमन सी बात है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना, एक्सक्रीशन में रोल है। तो आप देखते हैं ए के सामने वही पैटर्न फॉलो करना है। ए के सामने आ गया आपका 4th, बी के सामने आ गया आपका 1, सी के सामने आ गया आपका 2, डी के सामने आ गया आपका 3, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ए के सामने 4 इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इसी में, बी के सामने 1, सी के सामने 2, डी के सामने 1। लो भाई 2022 का क्वेश्चन था, हो गया, डन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। सस्ता सरल टिकाऊ क्वेश्चन, अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी बताया जस्ट। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल। एक्सक्रीशन सबसे होगा, लेकिन किसी एक से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? हिपैटिक सी के, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इससे नहीं होगा। यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन, माल्फिजियन ट्यूब्यूल भी एक्सक्रीशन में भी, और फैट बॉडी भी एक्सक्रीशन में यूज होगा। लेकिन ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, खाने को डाइजेस्ट कराने, ये ऐसा जूस सिक्रीट करेगा जिससे डाइजेशन होगा, है ना। हमारी बॉडी में भी लिवर का एंजाइम सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है ना, जिससे डाइजेशन होता है। ऐसे ही इनके अंदर भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे पूछा था एक्सेप्ट, सभी करेंगे सिवाय एक के, है ना। एक्सेप्ट को क्या कर लो? अंडरलाइन, हालांकि ये पहले करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेगमिना, अभी पढ़ा है बेटा हमने, अभी पढ़ा है। टेगमिना क्या था? कॉकरोच का पहला वाला विंग, है ना, सबसे बड़ा वाला विंग। इन बॉडी से हल्का सा बड़ा होता है ताकि इनकी बॉडीज के अंदर कवर हो जाए, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, किससे? प्रोथोरेक्स से नहीं, मीजोथोरेक्स से, बीच वाले से। टेगमिना इज अ इन कॉकरोच राइज फॉर्म, है ना। टेगमिना है क्या आपका? टेगमिना आपका फोर विंग, फोर विंग है ये। कहां से अराइज होता है? प्रोथोरेक्स से नहीं होता, है ना, मीजोथोरेक्स से होता है, मेटाथोरेक्स से भी नहीं होता। मेटाथोरेक्स से हाइंड वाला होता है, प्रोथोरेक्स से कोई भी नहीं होता। वो विंग्स के लिए नहीं, वो बेसिकली लेग्स को सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो मीजोथोरेक्स इसका करेक्ट आंसर आएगा, है ना जी। +4 ले लीजिए, ऑब्वियसली 2022 में आया था ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आया 2021 में, ठीक है। ये माउथ पार्ट से आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट? अब हम पहले ही कर लेंगे, है ना। इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट। हाइपोफेरिंग्स जो है एक तरीके से इनकी टंग का काम करती है ना, वो कहाँ? माउथ पार्ट के अंदर इनक्लोज होती है, बिल्कुल सही बात है। इन फीमेल 7th और 9th स्टर्ना मिलके जेनेटल पाउच बताते हैं, बिल्कुल सही बात है।
10th एब्डोमिनल सेगमेंट में दोनों ही सेक्सेस के अंदर एनल सर्काई प्रेजेंट होती है ना, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, एनल सर्काई और एनल स्टाइल। एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, एनल सर्काई दोनों में होती है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट। अब यहाँ देखो, इनका 3 पार्ट है ना, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है ना, यहां तो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक सीका, हिपैटिक सीका, है ना, हिपैटिक सीका प्रेजेंट है यहाँ। और मिडगट और हाइंडगट के यहाँ जंक्शन पे माल्फीजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो गैस्ट्रिक सीके या हिपैटिक सीके जो है आपके कहाँ प्रेजेंट है, मिडगट और हाइंडगट के में जंक्शन पे नहीं, मिडगट, फोरगट और मिडगट और हाइंडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे कौन से प्रेजेंट है बेटा, कौन से प्रेजेंट है, ये, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, गलत को पता चलना चाहिए गलत क्यों है। चलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लिव फॉर फ्यू डेज। क्यों? अगर हम कॉकरोच के सर को काट दें तो क्या होगा, कॉकरोच थोड़े दिन सरवाइव क्यों कर पाएगा? तो देखिए, अगर उसके हेड को कट करेंगे ना बेटा, तो कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, नहीं, इनका नर्वस सिस्टम बॉडी में फैला हुआ है, कुछ पार्ट सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड में प्रेजेंट है ना, इस तरीके से कॉकरोच है, इनका कुछ हिस्सा जो है, इनका कुछ हिस्सा जो है वो तो ब्रेन में प्रेजेंट है, और बाकी हिस्सा जो है वेंट्रल साइड गैंग्लियन जो है इनके, ये वेंट्रल साइड में पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो अगर हेड काट दो बाकी हिस्सा तो बच रहा है ना। और ये मरते क्यों है, हेड के कटने की वजह से इसलिए मरते हैं क्योंकि भूख प्यास में ये खाना नहीं खा सकते। अब माउथ पार्टी गायब हो गया तो खाना खाएंगे कैसे, है ना, तो इसलिए भूख प्यास से मर जाते हैं बेचारे। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, गलत बात है। द हेड होल्ड्स a small portion of nervous system while the rest is situated along the ventral part, है ना। अब नीचे वाला देखो, the head hold 1/3 of the nervous system while the rest is situated the dorsal part, ये पता होना चाहिए, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ना, और इनका हार्ट डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है ना। डॉर्सल, डॉर्सल कौन सा होगा, जब आप कॉकरोच को ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से जो ब्राउन ब्राउन दिखता है तो वो कॉकरोच का डॉर्सल पार्ट है, उसकी कमर देख पा रहे हो, है ना, जैसे हमारी कमर ये क्या है, डॉर्सल साइड है ना, तो ऐसे ही कॉकरोच का भी जो आप बैक देख पा रहे हो दैट इज डॉर्सल साइड, और जो जमीन से लगा हुआ है दैट इज वेंट्रल साइड, राइट। तो ये इनका जो नर्वस सिस्टम है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, उनका हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में नहीं है ना, हेड में प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस, है ना, पहले ही कर देंगे हम करेक्ट। चलिए कैसा होता है, माउथ, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, फूड पाइप, ईसोफेगस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्रॉप, खाना स्टोर होगा, खाना ग्राइंड होगा, गिजर्ड, है ना, फिर इंटेस्टाइन आएगी। अच्छा यहाँ तक तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही यहीं तक है। तो माउथ, माउथ के बाद क्रॉप नहीं आएगा, माउथ के बाद गिजर्ड भी नहीं आएगा, माउथ के बाद आएगा क्या, माउथ के बाद क्या आएगा बेटा, फेरिंग्स, है ना, मैं भी उधर देख रही हूँ, फिर आएगा ईसोफेगस, फिर आएगा क्रॉप, फिर आएगा गिजर्ड, ठीक है जी। तो करेक्ट पार्ट हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। बढ़ते हैं बेटा, देखो ये 2020 कोविड के टाइम पे आया था, है ना, जब तुम लोग रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, ठीक है, बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे। चलिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को ग्राइंड कौन करता है, गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं इसको, गिजार्ड।
सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रीट करता है? हेपेटिक सीके, ठीक है। 10 पेयर्स स्पिरैकल्स के प्रेजेंट होते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी का पार्ट आ गया स्पिरैकल्स। 10 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग और 8 ओपनिंग अलग अलग जगह। 10 स्पिरैकल्स होते हैं। एनल सर्काई अभी अभी हमने पढ़ा था, एनल सर्काई का काम क्या है बेटा? एनल सर्काई 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। वापस से मैच कर लेते हैं। ए के सामने क्या आ गया बच्चा? 3, बी के सामने आ गया आपका 1, सी के सामने आ गया आपका 4, है ना, और डी के सामने आ गया आपका 2। एलरी मसल्स का काम हार्ट के साथ होता है ना, डायफ्राम हार्ट को जोड़ती है। चलिए, ए के सामने 3, ए के सामने 3, बी के सामने 1, सी के सामने 4, डी के सामने 2। बधाई हो बेटा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, 2020 के कोविड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखो वापस से आ गया, वापस से आ गया, अब की बार पूरा आया है ना, पूरा पाथवे आया है। सेलेक्ट द करेक्ट, अब आपको क्या बताना है? करेक्ट of organ sequence of organs in alimentary canal of cockroach starting from mouth. Pharynx, esophagus, crop, gizzard, ileum, colon, rectum. बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही है। Pharynx, esophagus, gizzard पहले नहीं आएगा। Pharynx, esophagus, gizzard पहले नहीं आएगा। Pharynx, esophagus, ileum पहले नहीं आएगा। लो जी लो, निकल गया है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कब आया है? 2019 में आया है। यानी ऐसा क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस बेस्ड वाला क्वेश्चन आता है, पाथवे पूछ लेगा, है ना, पूरा बता दो कि भाई माउथ से आपका रेक्टम तक क्या पाथवे है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देवी और सज्जनों हमारी स्क्रीन पर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अगेन मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताने वाला। सिंपल, कौन सा फीचर है जिससे हम मेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे फीमेल कॉकरोच से? अभी अब आपको याद हो गया होगा एनल स्टाइल, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं, है ना। 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका कोई सेंसरी रोल नहीं होता, ठीक है, ये बस मेल और फीमेल को अलग करने के लिए बताया है ना। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट? दोनों में ही 9th यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, फोरविंग विद डार्कर टेगमिना, दोनों में ही है। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, दोनों में ही है। मेल को बताने के लिए बी वाला, है ना, कॉर्डल स्टाइल। चलिए, इसी के साथ आपको मिलते हैं +4। यह आया था 2018 में बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल कॉकरोच में स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं, कौन से पार्ट में स्टोर होते हैं? देखो, टेस्टिस में तो बनते हैं, वाज दिस डिफरेंस से जो है रिलीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेमिनल वेसिकल स्टोरेज के अंदर काम करता है। मशरूम ग्लैंड नरिशमेंट का काम करता है ना, ये तो फॉर्मेशन करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा, ठीक है, और ये नरिशमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सेमिनल। देखो ह्यूमंस के अंदर अलग कहानी होती है, और सेमिनल वेसिकल्स जो कॉकरोच उनके अंदर स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टर्गास, टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंड बाय, किससे जुड़ते हैं? देखो, स्टर्ना, टर्गा, प्लूरा, ठीक है, टर्ना, वेंट्रल, टर्गा, डॉर्सल। इनका डॉर्सल वैसे ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना, तो हम ऐसे बनाते हैं। चलो, आपका डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल, है ना। इन चारों को जोड़ने वाला कौन है? इन चारों को जोड़ने वाला है यहां आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन।
फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, जोड़ती भी है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है ना जी। तो क्या बोला है, द टर्गा स्टर्ना प्लूरा, ये किससे जुड़ी होती है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, कार्टिलेज से नहीं जुड़ी होती, सीमेंटिंग ग्लू से भी नहीं जुड़ी होती और मस्कुलर टिश्यू से भी नहीं जुड़ी होती है ना। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, मूवमेंट कराने में, मतलब इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी सेल, देखो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ, इनका जो ब्लड, जैसे हमारा ब्लड है ना, ऐसे इनके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है, आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ, अब इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में बनता है, फिर ये क्या बन रहा है, फाइनली यूरिक एसिड बन के बाहर। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बेटा, ये किस लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है बेटा कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, है ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। यूरिक एसिड, आपको पता है ना, अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, फिर यूरिया को, और फिर सबसे कम यूरिक एसिड को, ठीक है। तो यूरिक एसिड, क्योंकि ये हीमोलिम्फ किसकी बात हो रही है, कॉकरोच की बात हो रही है, और कॉकरोच कैसा है ऑर्गेनिज्म है, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनका बॉडी वेस्ट कैसा है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, पर पहले नाइट्रोजनस वेस्ट पोटेशियम यूरेट बनता है, फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूरिया हो ही नहीं सकता, कैल्शियम कार्बोनेट की भी जरूरत नहीं है, और अमोनोटैलिक भी नहीं है, अमोनिया होता तो अमोनोटैलिक होता, यूरिया होता तो यूरियोटैलिक होता, कैल्शियम कार्बोनेट तो स्नेल वगैरह रिलीज करते हैं, इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। माल्फिजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस, यूरिया के अंदर नहीं, यूरिक एसिड के अंदर, करेक्ट बताना है आपको, है ना, यूरिक एसिड के अंदर, गलत। मेल बियर शॉर्ट एनल स्टाइल एंड नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, बिल्कुल सही बात है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड डॉर्सल नहीं बेटा, वेंट्रल होगी, एंड 10 पेयर ऑफ गैंग्लिया, गलत बात। 4 विंग्स आर टेगमिना विच आर यूज्ड इन फ्लाइट, फ्लाइट के लिए नहीं, फ्लाइट के लिए कौन यूज होता है, हाइंड लिम्स, है ना। तो ये गलत बात हो गई। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट, सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कितना कितना पूछा जा रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ, मोल्टिंग के टाइम पे, है ना, मोल्टिंग के टाइम पे क्या देखने को मिलता है, बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। एनल सर्काई डेवलप होती है, मैंडिबल बिकम हार्डर, लेबियम डेवलप नहीं। ये करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है ये, हम देखो कितने प्रीवियस ईयर तक पहुंच गए। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट रूट, अब आपको वापस से, है ना, करेक्ट मार्क करना है, करेक्ट मार्क करना है, फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग के अंदर जो स्पर्म का पैसेज है वो क्या है ना, एक बार करिए बेटा। ये देखिए, है ना, कॉकरोच का ये फोर विंग और हाइंड विंग, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ये याद आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर आपको याद रखना है कि कॉकरोच का पाथवे कैसा है। अब आप याद करो बेटा, है ना, याद करो, मैंने आपको हिंट दे दिया, डायग्राम से अब आपको बहुत ज्यादा हिंट मिल गया होगा। चलो वहीं पे आते हैं, वहीं पे आते हैं, इसी में से समझ लेते हैं, है ना। चलिए, ये क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस से क्या निकल रही है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस किडनी में जा रही है। ये क्या है, बिडर्स कैनाल, ओपन किस में हो रही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। क्यों यूरिनोजेनाइटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूरिन भी रिलीज हो रहा है और जेनाइटल ऑर्गन के स्पर्म्स भी रिलीज हो रहा है। भाई टेस्टिस भी तो यहीं प्रेजेंट है, टेस्टिस भी तो फाइनली आके बिडर्स कैनाल के साथ किसी में ही ओपन हो रही है,
ठीक है, तो ये यूरिन भी लेके आता है और स्पर्म्स भी लेके आता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। फाइनली कि यहाँ कहाँ ओपन हो गया आपका, रेक्टम में ओपन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। और क्लोका के थ्रू बाहर, टेस्टिस, बिडर कैनाल एकदम नहीं आएगा, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल नहीं आएगा, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर, यूरेटर क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है ना, और बाद में क्लोका, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोका, दिस इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, किडनी, टेस्टिस से स्पर्म निकले वासा एफरेंशिया में, फिर किडनी से होते हुए बिडर्स कैनाल से हो रहे किडनी में ही है ना, और यूरिनोजेनिटल डक्ट अभी आपको दिखाई थी क्लोका, और फिर क्लोका से ये बाहर। तो जो करेक्ट पाथवे है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दिस इज द करेक्ट पाथवे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2017 दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है जी, नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, है ना, ये थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ें और फिर अटेम्प्ट करें बेटा। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, अटेम्प्ट करें। चलिए, frog heart when take out of the body continue to beat for some times, select the best option from the following statement। frog क्या है, एम्फीबियन है। ठीक है, एम्फीबियन का हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड। ठीक है, 3 चैम्बर्ड है। तो अब ये इसका करेक्ट आंसर क्या पूछा, अगर हम हार्ट निकाल देते हैं बाहर तो क्या होगा, अगर हार्ट बाहर निकालेंगे तब भी जो इनका हार्ट बीट करता रहता है, क्यों, क्योंकि हार्ट जो है इनका कैसा है, मायोजेनिक, यानी मसल्स जो है अपने आप ऑटो एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रैक्शन करना जानते हैं, ऑटो एक्साइटेबल है, वही बात आ गई। ठीक है, फ्रॉग पोइकिलोथर्म है, लेकिन इस बात का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रॉग्स डू नॉट हैव कोरोनरी सर्कुलेशन। देखो बात आपसे हार्ट की हो रही है ना, कि हार्ट मायोजेनिक है और खुद से ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से जनरेट होता है, इसलिए तो हार्ट को अगर बाहर निकालेंगे तो भी वो धड़कता रहता है। ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, उसमें भी तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी और डी। करेक्ट आंसर वुड बी सी और डी। ठीक है जी, करेक्ट आंसर होगा इसका सी और डी। देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का सेशन बेटा, है ना। सभी जूलॉजी के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।